हेलो दोस्तों, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, कल ही हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कल हम रामायण कालीन स्थल से लेकर के बौद्ध धर्म तक की पढ़ाई कर चुके थे। दोस्तों वीडियो को अंत में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको इस पढ़ाई के बारे में जानकारी मिल सके जिनको इसकी आवश्यकता है और किसी भी जॉब में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ना छूटे। चलिए दोस्तों हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से। क्योंकि बौद्ध धर्म पे हमने खत्म किया था अपनी पढ़ाई, मौर्य काल से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जब मौर्य काल के शासक यहाँ भारत में आए तो मौर्य काल में उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था चलाई 322 से लेकर 185 बीसी तक। याद रखिएगा कि मौर्य काल का शासन व्यवस्था चला 322 से लेकर 185 बीसी तक। अब बीसी क्या होता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बीसी का अर्थ होता है ईस्वी पूर्व। तो मौर्य काल का शासन व्यवस्था चला 322 से 185 बीसी तक। अब दोस्तों अब हमें कैसे पता चला कि मौर्य काल यहाँ शासन किए हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा। कोई भी शासक जब शासन करता है तो अपने कुछ स्रोत छोड़ कर जाता है, चाहे वो सिक्के के रूप में हो, अभिलेख के रूप में हो, शिलालेख के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो दोस्तों इनके काल में भी, मौर्य काल में हमें इनके कुछ स्रोत मिले हैं और ये पता चलता है उनके सिक्कों से, अभिलेख से और कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध से तो आप लोग भली भांति परिचित ही हैं दोस्तों कि अशोक के समय कितना भीषण रक्तपात हुआ था और उसके पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया था, इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। बाद में जब मैं इतिहास की क्लास पढ़ाना शुरुआत करूंगा भारत के इतिहास में, तब आपको कलिंग युद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। चलिए अभी देखते हैं सिक्कों के बारे में। तो मौर्य काल के जो सिक्के हैं दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के दो जिलों से प्राप्त हुए हैं, एक है जांजगीर जिला और एक रायगढ़ जिला। अब दोस्तों जांजगीर जिला में कहाँ से प्राप्त हुआ और रायगढ़ जिला में कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके अंतर्गत हम जाएं तो जांजगीर जिला में यह अकलतरा नामक गांव से और ठठारी नामक गांव से, दो गांवों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों, जांजगीर जिला में अकलतरा और ठठारी गाँव से। और रायगढ़ जिला में दोस्तों, तो रायगढ़ जिला में बरगांव नामक एक गाँव है जहाँ से मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो जांजगीर और रायगढ़। और जांजगीर में कहा तो अकलतरा और ठठारी, और रायगढ़ में कहा तो बरगांव। अगला बढ़ते हैं दोस्तों अभिलेख की तरफ। तो मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उसके दो अभिलेख यहाँ देखने को मिलते हैं, एक है सीता बेंगरा की गुफा और दूसरा है जोगीमारा की गुफा। अब सीता बेंगरा की जो गुफा है दोस्तों वह विश्व विख्यात है, क्योंकि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। विश्व में जितने भी नाट्यशाला बने हुए हैं उसमें सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा की गुफा। यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसको स्टार कर लीजिएगा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा। और इसके रचनाकार कौन है, अगर ऐसा पूछा जाता है कभी प्रश्न में दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सीता बेंगरा के रचनाकार है भरत मुनि जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सीता बेंगरा में क्या चीज़ वहाँ प्रदर्शित किया गया है ये देखना है। तो वहाँ जाकर देखिए कि सीता बेंगरा की जो गुफा है वहाँ एक नर्तक और नर्तकी नृत्य किए थे, जिसका चित्र वहाँ वर्णित है। और उस नर्तक का नाम देवदत्त तथा नर्तकी का नाम सुतलुका था। याद रखिएगा कि सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, रचनाकार है भरत मुनि जी, जहाँ एक नर्तक और नर्तकी का चित्र खुदा हुआ है और नर्तक का नाम था देवदत्त तथा नर्तिका का नाम सुतलुका। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जोगीमारा गुफा की तरफ। जोगीमारा गुफा जो है मौर्यकालीन गुफा है और जोगीमारा की जो गुफा है उसमें अशोक के खुदे अभिलेख मिलते हैं। अशोक के खुदे अभिलेख जिनकी भाषा उस समय पाली थी और लिपि ब्राह्मी थी। याद रखिएगा कि जोगीमारा गुफा में अशोक के खुदे अभिलेख मिलते हैं जिनकी भाषा पाली थी और लिपि ब्राह्मी थी। अगला बढ़ते हैं कलिंग युद्ध की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि उसको भारत के इतिहास में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कलिंग युद्ध जो है उसमें अशोक का भीषण रक्तपात हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का परिवर्तन कर दिया था। ठीक, और बौद्ध धर्म का उस समय फिर वे संरक्षण करने लगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब मौर्य काल के पश्चात। तो मौर्य काल के पश्चात छत्तीसगढ़ में शुरुआत होता है सातवाहन वंश का। और सातवाहन वंश के बारे में हम देखें दोस्तों, सातवाहन वंश के जो शासक हैं वो छत्तीसगढ़ में 72 से 200 एडी तक, अर्थात भगवान ईसा मसीह के जन्म के पश्चात 72 से 200 तक यहाँ शासन किए हैं। 72 से 200 एडी तक छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं कौन से वंश, सातवाहन वंश। और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। दोस्तों राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी और महाराष्ट्र में ये आता है। दोस्तों ये सबसे पहले जो सातवाहन वंश है वो प्रतिष्ठान में स्थापित हुआ, उसके पश्चात ये फिर छत्तीसगढ़ आए। और छत्तीसगढ़ कहाँ से आए थे दोस्तों, तो ये एपी अर्थात आंध्र प्रदेश के वारंगल से छत्तीसगढ़ में
प्रवेश किए थे, इसीलिए इनको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। ये इनकी उपाधि है, दक्षिणापथ के स्वामी। अब इनको दक्षिणापथ का स्वामी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि भारत के जो दक्षिण के तरफ के जो राज्य हैं उनको ये जीत चुके थे, इसीलिए इनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं इनके साक्ष्य कि सातवाहन वंश वाले यहाँ आए थे तो वो क्या साक्ष्य छोड़कर गए थे। इससे पहले हमने मौर्य काल में भी देखा कि वो अपने साक्ष्य छोड़कर गए थे, सिक्के थे, है ना, अभिलेख थे। उसी प्रकार से सातवाहन वंश वालों को क्या क्या साक्ष्य देखने को मिलता है। तो सातवाहन वंश के साक्ष्य के बारे में बात करें तो सातवाहन वंश का जो साक्ष्य है वो बिलासपुर के मल्हार से और जांजगीर चांपा के बालपुर से, बीएसपी मतलब यहाँ बिलासपुर है दोस्तों और जेएसपी मतलब जांजगीर चांपा, तो बिलासपुर के मल्हार से और जांजगीर चांपा के बालपुर से अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई थी। सातवाहन वंश में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अपीलक। अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई दोस्तों बिलासपुर के मल्हार से और जांजगीर चांपा के बालपुर से। और उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं कि चकरबेड़ा जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता है, वहां से सातवाहन काल के स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए थे। चकरबेड़ा बिलासपुर से सातवाहन काल के स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए थे। अगला बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो गुंजी जो दमऊ दरहा के अंतर्गत आता है। इससे पहले दोस्तों हम जब महाभारत कालीन व्यवस्था में बात किए थे तो महाभारत काल में एक ऋषभ तीर्थदेव नामक एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ था। कहाँ? महाभारत कालीन स्थल में, गुंजी दमऊ दरहा में, वही गुंजी है। तो ये गुंजी जांजगीर चांपा से राजा वरदत्त श्री का शिलालेख मिलता है। राजा वरदत्त श्री का शिलालेख जो कि सातवाहन वंश के एक शासक हुआ करते थे। उसी प्रकार से बूढ़ी खार बिलासपुर से मिट्टी का मुहर, किरारी जांजगीर चांपा से काष्ठ स्तंभ जो कि वर्तमान में सीजी संग्रहालय अर्थात छत्तीसगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। इतना को याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान थी। वो यहाँ शासन कब से कब तक किए? तो 72 से 200 बीडी तक। उनको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। वो कहाँ से आए थे? तो एपी वारंगल से अर्थात आंध्र प्रदेश वारंगल से आए थे। साक्ष्य देखने को मिला जाए तो साक्ष्य बिलासपुर के मल्हार से और जांजगीर चांपा के बालपुर से अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई थी। चकरबेड़ा बिलासपुर से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई थी। गुंजी जांजगीर चांपा से राजा वरदत्त श्री का शिलालेख प्राप्त हुआ था। और बूढ़ी खार जो बिलासपुर में है वहाँ सातवाहन काल के मिट्टी के मुहर प्राप्त हुए थे, मिट्टी के मुहर। और किरारी जांजगीर चांपा से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए थे। किरारी जो गांव है जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, वहाँ से काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन प्राप्त हुआ था 1921 में और वर्तमान में इसे छत्तीसगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इतना में सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है छत्तीसगढ़ में। उसके पश्चात आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें दोस्तों तो कुषाण वंश का केवल कुछ साक्ष्य यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कोई शासक उतना राज नहीं किए हैं। तो कुषाण वंश के एक शासक हुआ करते हैं कनिष्क, जो भारत क्षेत्र के बारे में बात करें या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कनिष्क एक सम्राट थे, महान सम्राट थे। वो कनिष्क राजा जब वहाँ शासन किए और कुछ समय तो उन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। कनिष्क जो राजा हुए उन्होंने तांबे का सिक्का चलाया और जब तांबे का सिक्का चलाया तो उनके तांबे का सिक्का बिलासपुर में पाया गया। इसका मतलब यह है कि उनका जो तांबे का सिक्का था वो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब चलाया गया तो बिलासपुर में उनका तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ और उनका स्वर्ण मुद्रा भी प्राप्त हुआ तेलीकोट रायगढ़ से। कनिष्क के बारे में कुषाण वंश में बस इतना ही प्राप्त होता है कि कनिष्क का तांबे का सिक्का बिलासपुर में मिला और कुषाण वंश के स्वर्ण मुद्राएं तेलीकोट रायगढ़ से प्राप्त हुई। बस कुषाण वंश के बारे में इतना ही जानकारी है दोस्तों। अगला देखते हैं तो अगला प्राप्त होता है हमें मेघवंश। मेघवंश के बारे में बस थोड़ा ही जानकारी है छत्तीसगढ़ में दोस्तों कि शिवमेघ और यमेघ दो शासक हुए मेघवंश के। शिवमेघ और यमेघ ये दोनों शासक की जानकारी यहाँ से मेघवंश से प्राप्त होती है दोस्तों। अगला देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश की यदि हम बात करें तो वाकाटक वंश बहुत ही प्रसिद्ध वंश था उस समय का और उस समय का बहुत ही फेमस वंश था जो जिसको कहना चाहिए। तो वाकाटक वंश की जो राजधानी थी वह थी नंदीवर्धन, जो प्राचीन नाम है नागपुर का। वर्तमान नाम उसका नागपुर है जो कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और उसका प्राचीन नाम क्या था? तो नंदीवर्धन। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसके जो समकालीन वंश थे वह थे नल वंश और गुप्त वंश जो कि बहुत प्रसिद्ध वंश हुए थे उस समय के। इसके शासकों के बारे में देखते हैं दोस्तों तो इसके पहले शासक होते हैं महेंद्र सेन। अब ये महेंद्र सेन जो है दोस्तों इस वाकाटक वंश के ऐसे शासक हैं जो गुप्त वंश के एक शासक हुए समुद्रगुप्त, उससे पराजित हुए थे। समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे कौन? महेंद्र सेन जी। और इसके बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसी वाकाटक वंश के जो अंतिम शासक है हरिसेठ, उनकी एक रचना है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेठ की रचना क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। उससे हमें देखने को मिलता है कि महेंद्र सेन जो है समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे और समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे उसका उल्लेख किसमें है? तो हरिसेठ कृत प्रयाग
प्रशस्ति में, अर्थात हरिशेठ ने जिसकी रचना की है प्रयाग प्रशस्ति की, उससे हमें पता चलता है कि महेंद्र सेन जो वाकाटक वंश के शासक थे उसको समुद्रगुप्त जी ने पराजित किया था। अगला देखते हैं रुद्रसेन के बारे में। महेंद्र सेन के पश्चात आते हैं रुद्रसेन जी, और ये रुद्रसेन जी बहुत प्रभावशाली शासक थे उस समय के, और गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, सॉरी दोस्तों मैं द्वितीय लिखना भूल गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती, उनका विवाह इन्होंने रुद्रसेन के साथ करा दिया। उसके बाद में आता है प्रवरसेन। रुद्रसेन के पश्चात आते हैं प्रवरसेन। प्रवरसेन के बारे में देखने को मिलता है कि महाकवि कालिदास जी, इन्हीं प्रवरसेन के युग में महाकवि कालिदास जी का आगमन हुआ था। कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आए थे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आए थे। और पहाड़ी कौन सी है? तो रामगढ़ की पहाड़ी। जो प्रवरसेन जी शासनकाल था उसके समय महाकवि कालिदास जी छत्तीसगढ़ आए, और छत्तीसगढ़ में कहाँ आए? तो सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर। और सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी पर इन्होंने मेघदूत की रचना की। किसकी रचना की? तो मेघदूत की रचना की। और मेघदूत की रचना की दोस्तों, और ये जो मेघदूत है इसको इन्होंने संस्कृत में लिखा था, और इसका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो हमारे छत्तीसगढ़ के छायावाद के प्रवर्तक कवि पंडित मुकुटधर पांडेय जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। और दोस्तों महाकवि कालिदास जी ने जब सरगुजा का प्राकृतिक चित्रण देखा तो उसको देखकर महाकवि कालिदास जी ने इन्हें स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा। क्या कहा दोस्तों? महाकवि कालिदास जी ने सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शासक आता है हमारे पास नरेंद्र सेन। कौन सा शासक आता है दोस्तों? नरेंद्र सेन। वाकाटक वंश के अगले शासक हुए प्रवरसेन के पश्चात नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बारे में उल्लेख किया है दोस्तों कि रिद्धिपुर अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि रिद्धिपुर अभिलेख से हमें पता चलता है कि नल वंश के एक शासक हुआ करते थे भवदत्त वर्मन, या जिसको भावदत्त वर्मन भी कहा जाता था। तो भवदत्त वर्मन नल वंशी शासक ने जब यहाँ आक्रमण किया, उस समय वाकाटक वंश के शासक यहाँ राज किया करते थे, शासन किया करते थे। तो उस समय जब भवदत्त वर्मन यहाँ आक्रमण किए, जो कि नल वंश के शासक हुआ करते थे, तो उनके आक्रमण के पश्चात नरेंद्र सेन इससे पराजित हो गए। नरेंद्र सेन जो वाकाटक वंश के राजा थे वो नल वंशी शासक भवदत्त वर्मन से पराजित हो गए, और भवदत्त वर्मन ने उनकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। इनकी राजधानी क्या है दोस्तों? नरेंद्र सेन की राजधानी तो नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को किन्होंने तहस नहस किया? तो दोस्तों नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने। अब इसके पश्चात दोस्तों अगले आते हैं पृथ्वी सेन। नरेंद्र सेन के पुत्र हुए पृथ्वी सेन। अब पृथ्वी सेन की कहानी मैं सुनाता हूँ दोस्तों। अब नरेंद्र सेन को पराजित किए हैं भवदत्त वर्मन जी। अब भवदत्त वर्मन कौन से शासक हैं? तो नल वंश के शासक हैं। अब चूंकि नल वंशी शासक भवदत्त इनको पराजित किए हैं, तो इनके मन में बदले की भावना उमड़ती है, और बदले की भावना उमड़ने के पश्चात ये क्या करते हैं कि पृथ्वी सेन भवदत्त जो वर्मन है नल वंशी शासक, उनके जो पुत्र होते हैं अर्धपति भट्टारक। भवदत्त वर्मन के पुत्र कौन? अर्थपति भट्टारक। तो अर्थपति भट्टारक को पृथ्वी सेन पराजित करते हैं, उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं और उनको फिर पराजित कर देते हैं। और जब पृथ्वी सेन भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक को पराजित करते हैं, तो न केवल उन्हें पराजित करते हैं, अपितु उनको पराजित करने के साथ साथ उनकी जो राजधानी होती है पुष्करी, भोपालपट्टनम, इनकी राजधानी, किनकी राजधानी दोस्तों? अर्थपति भट्टारक और भवदत्त वर्मन की राजधानी, अर्थात नल वंशों की राजधानी, नल वंशी शासकों की जो राजधानी थी पुष्करी, उनको कौन तहस नहस करते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी सेन। क्यों तहस नहस करते हैं? क्योंकि जब भवदत्त वर्मन यहाँ आकर, रिद्धिपुर अभिलेख में इनका वर्णन है कि जब भवदत्त वर्मन यहाँ आकर नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं और इनकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस करते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन यहाँ आते हैं, और पृथ्वी सेन फिर नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक जो कि भवदत्त वर्मन के पुत्र भी हैं, उनको पराजित करते हैं। और पराजित करते हैं इसका उल्लेख किसमें दिया गया है? केसरी बेड़ा अभिलेख में। केसरी बेड़ा अभिलेख में इनका वर्णन है कि पृथ्वी सेन भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति भट्टारक को पराजित करते हैं और साथ ही साथ इनकी राजधानी पुष्करी को भी तहस नहस कर देते हैं। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इतने सभी को याद रखिएगा। और अंतिम शासक इनका आता है हरिसेठ, जो कि प्रसिद्ध हैं और जो इंपॉर्टेंट भी हैं। हरिसेठ जी आते हैं जो कि इस वाकाटक वंश के अंतिम शासक हैं
और अंतिम शासक हैं। और साथ ही साथ ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इन्हीं से पता चलता है, इनकी जो रचना है प्रयाग प्रशस्ति, इसी से पता चलता है कि इस वाकाटक वंश के बारे में कैसे कैसे वो यहाँ शासन किए, कौन से शासक यहाँ आकर किसको पराजित किया और कौन शासन यहाँ से फिर चले गए। याद रखिएगा कि नरेंद्र सेन का जो अभिलेख है वह रिद्धिपुर अभिलेख है, भौदत्त वर्मन से हारे थे, और पृथ्वी सेन का जो अभिलेख है वो किसरीगढ़ अभिलेख है, ये अर्थपति भट्टारक से हारे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हरिशेर का अंतिम शासक प्रयाग प्रशस्ति। वाकाटक वंश के पश्चात देखते हैं दोस्तों, उसके पश्चात आता है गुप्त साम्राज्य। अब देखिए दोस्तों, अब तक हमने केवल वंश के बारे में पढ़ा था या राज्य के बारे में पढ़ा था, परंतु अभी जो आया है उसको हम साम्राज्य के बारे में बोलते हैं। अब साम्राज्य क्यों बोलते हैं इसको भी मैं बता रहा हूँ कि साम्राज्य क्यों बोलते हैं। ठीक है, किसी भी साम्राज्य को साम्राज्य इस तब बोला जाता है दोस्तों जब उस वंश के शासकों द्वारा पूरे क्षेत्र को या तो जीता जाता है या तो बोला जाए संपूर्ण देश को जीता जाता है, और साथ ही साथ वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, तब उनके राज्य को राज्य न बोलकर साम्राज्य बोला जाता है। जब इन्होंने संपूर्ण देश पर अपना कब्जा किया इसलिए इनको साम्राज्य, इनके राज्य को साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि दूसरे राजा के बारे में देखें या दूसरे शासक के बारे में जब हम देखें तो उनको केवल हम राज्य के नाम से या वंश के नाम से जानते थे, लेकिन इनको साम्राज्य के नाम से। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण देश पर अपना शासन किए थे। अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इनका क्या साक्ष्य देखने को मिलता है। तो जब गुप्त साम्राज्य यहाँ आया और गुप्त साम्राज्य के शासन यहाँ आए, उस समय छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल, और बस्तर को उस समय महाकांतार के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, महाकांतार एक बार हम और पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? महाभारत कालीन स्थल में, कि बस्तर को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में इसका उल्लेख जो है, गुप्त साम्राज्य का उल्लेख हरिशेर कृत प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। अब ये हरिशेर के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने देखा दोस्तों कि हरिशेर किससे संबंधित है, तो यह वाकाटक वंश के अंतिम शासक रह चुके हैं हरिशेर, और इन्हीं का एक रचना है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। उसी के उल्लेख से हमें देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ अन्य शासक आए गुप्त साम्राज्य के और वो यहाँ शासन किए। अब इनके सिक्के प्राप्त होते हैं दोस्तों, स्रोत के बारे में देखा जाए तो इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं? तो बानावरद दुर्ग से और पिटाईवरद रायपुर से। कहाँ से? बानावरद दुर्ग से और पिटाईवरद रायपुर से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। अब इनके शासक के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला शासक हुआ यहाँ समुद्रगुप्त। वैसे यदि हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो उसमें पहला शासक समुद्रगुप्त नहीं हुए थे, किंतु छत्तीसगढ़ में पहले शासक हुए थे समुद्रगुप्त। मतलब छत्तीसगढ़ में आने वाले पहले शासक हुए गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में यदि हम देखें दोस्तों तो हरिशेर कृत जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उल्लेख किया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता था? क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वो पूरे भारत को जीतना चाहते थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार नेपोलियन जीतना चाहता था, इसलिए इनको नेपोलियन की उपाधि दी गई कि समुद्रगुप्त जो है भारत को, संपूर्ण भारत को जीतना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने युद्ध भी शुरू किया था। और उसके पश्चात इन्होंने उत्तर के 9 शासकों को और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। उत्तर भारत अर्थात ऊपर के भारत के 9 शासक को और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और उसी 9 शासक और 12 शासकों को पराजित करने के साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण कोसल के राजा अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ के उस समय के राजा कौन थे? महेंद्र सेन, उनको पराजित किया था। और बस्तर के शासक जो थे उस समय महाकांतारपति कौन थे? व्याघ्रराज, उसको भी पराजित किया था। अभी हमने इनका नाम सुना है दोस्तों कुछ देर पहले। क्या? महेंद्र सेन कौन थे? तो वाकाटक वंश के शासक हुआ करते थे। यह वाकाटक वंश के शासक हैं जिसको कौन हराए थे? समुद्रगुप्त हराए थे। और इसका उल्लेख किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिशेर की रचना है। अब हरिशेर कौन है? तो वो भी वाकाटक वंश के अंतिम शासक हैं। इसके पश्चात देखते हैं महाकांतारपति को भी हराया था। महाकांतारपति कौन दोस्तों? तो व्याघ्रराज। अब ये महाकांतारपति व्याघ्रराज किस वंश से संबंधित हैं? तो ये नल वंश से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला जब हम नल वंश पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि समुद्रगुप्त जी से और क्या क्या साक्ष्य देखने को मिला। तो इनकी पत्नी थी रूपा देवी, इनकी पत्नी का नाम था रूपा देवी। उनका साक्ष्य देखने को मिला कोपरा महासमुंद से। महासमुंद जो जिला है उसका एक स्थान है कोपरा, वहां से देखने को मिला रूपा देवी का साक्ष्य। समुद्रगुप्त के बारे में इतना ही वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, मैं चंद्रगुप्त लिख दिया था इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। अच्छा, इसको याद रखिएगा। समुद्रगुप्त कौन है? भारत के नेपोलियन। समुद्रगुप्त कौन है? भारत के नेपोलियन। और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? विक्रमादित्य। अर्थात इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि मिली है और चंद्रगुप्त द्वितीय को
विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन के साथ किया था। अब इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। अभी जब हम लोग वाकाटक वंश में देख रहे थे तो वाकाटक वंश में हमने देखा कि रुद्रसेन नामक एक शासक हुए और रुद्रसेन की शादी किनके साथ हुई? प्रभावती के साथ। अब ये प्रभावती देवी कौन है? तो प्रभावती जो देवी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री हैं। तो ये दोनों में देखने को मिल गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद आते हैं तीसरे में कुमारगुप्त। कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक हुए। इनका रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? आरंग से। आरंग का पुराना नाम क्या है दोस्तों? भांडेर। और ये आरंग कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर में। इतना को याद रखिएगा। रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? आरंग से। और ये आरंग से प्राप्त हुआ किसका रत्न जड़ित मयूर सिक्का था? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ। और उसके बाद में फिर अंतिम शासक कौन हुए दोस्तों? यहाँ भानुगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक अभी बचे हैं दोस्तों, लेकिन गुप्त साम्राज्य जो है छत्तीसगढ़ में आए तो केवल 4 राजा यहाँ आए थे। उसमें से चौथा राजा कौन था? भानुगुप्त। और भानुगुप्त का क्या चीज यहाँ देखने को मिलता है, क्या साक्ष्य मिलता है? तो इसका एरड़ अभिलेख। भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसको एरड़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इनके एरड़ अभिलेख से पता चलता है कि उस समय के जो सरभपुरी वंश के राजा थे, और यह बोला जाए कि सरभपुरी वंश के संस्थापक थे कौन? सरभराज जी। उनका वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। उन्होंने अपने एरड़ अभिलेख में स्पष्ट रूप से बताया है कि सरभपुरी वंश के जो शासक हुए सरभराज जी, वो उस समय के गुप्तों के अधीन थे। ठीक है दोस्तों, इतना में गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल समाप्त होता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कैसे वो आए और कैसे यहाँ शासन किए। इसके पश्चात दोस्तों अगला जो है उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।